ऐसा कोई एम्बिग्यूटी नहीं आना चाहिए ड्राफ्टिंग में कि जिसका मतलब दो मतलब निकल जाता है, ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, ऐसा नहीं। जो हम कहना चाहते हैं, जो पार्टी कहना चाहता है, स्ट्रेट वे उसको बताना है, स्ट्रेट वे। इसीलिए लैंग्वेज पर ज्यादा जोर देना पड़ता है इसमें, कि हमारा जो शब्द चयन करे या जो हम वोकेबुलरी यूज करें, दैट शुड बी वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। क्योंकि एक कहावत है कि इट इज वेरी हार्ड टू राइट इन सिंपल लैंग्वेज। कोई भी भाषा हो, चाहे हिंदी हो, बंगला हो, अंग्रेजी हो, सहज सरल में लिखना बहुत कठिन, सबसे कठिन यही है कि सहज लिखना। सो इसमें इसके बाद आता है कि कॉज ऑफ एक्शन। कॉज ऑफ एक्शन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। कॉज ऑफ एक्शन अगर आपका सूट में नहीं रहेगा तो सूट कैन बी डिसमिस्ड एट द थ्रेशोल्ड, यानी शुरू में ही, एडमिशन पॉइंट में ही डिसमिस होता है। हुआ भी है यहाँ, देयर आर सेवरल एग्जाम्पल कि सूट ऑन द पॉइंट ऑफ एडमिशन डिसमिस्ड हो गया एज बिकॉज देयर वाज नो कॉज ऑफ एक्शन। कॉज ऑफ एक्शन कि हम कोर्ट आए क्यों, जैसे हमारा बरसों से लड़ाई चल रहा है, लेकिन कॉज ऑफ एक्शन कब हो सकता है? कॉज ऑफ एक्शन एक महीना पहले हुआ, जब ये गोज टू इज एक्सट्रीम एंड। तो कॉज ऑफ एक्शन इट इज नथिंग बट ए बंडल ऑफ फैक्ट्स। बहुत सारे घटनाएं हुआ है, उसको क्रोनोलॉजिकली हम लोग को मेंशन करना पड़ता है, क्रोनोलॉजिकली कि फर्स्ट क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, क्या हुआ, और क्या क्या हुआ उसको शॉर्ट में लिखना है, दैट इज कॉज ऑफ एक्शन। इसीलिए प्लेन में एक स्पेसिफिक पैराग्राफ होता है कॉज ऑफ एक्शन, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। वो जब तक नहीं लिखेगा सूट विल नॉट एडमिटेड। नेक्स्ट आ जाता है कॉज ऑफ एक्शन के बाद अब है क्या कि ठीक है हम तो सारा बना लिए, हमने ड्राफ्ट कर लिए, लेकिन ज्यूरिसडिक्शन, ज्यूरिसडिक्शन मतलब क्षेत्राधिकार, कौन कोर्ट में कौन केस फाइल होगा। तो जब प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे आप लोग तब पता चलेगा कि सब कोर्ट का एक सीमा धार्य है कि जैसे आउटस्कर्ट ऑफ द टाउन उसका एक अलग ज्यूरिसडिक्शन है किसी कोर्ट का, शहरी क्षेत्र में एक अलग ज्यूरिसडिक्शन है। तो ये जानना जरूरी होगा। वो प्रैक्टिकल जब एक्सपीरियंस जब होगा, जब हम ज्वाइन करेंगे, जब मैंने प्रैक्टिस में ज्वाइन करेंगे तभी पता चलेगा कि क्या क्या जुरिस्डिक्शन है। जैसे मुंसिफ फर्स्ट, मुंसिफ सेकंड, इसी तरह सब जज फर्स्ट, सब जज सेकंड है, तो किनका कहाँ तक क्षेत्राधिकार है ये जानना बहुत जरूरी है। अब जुरिस्डिक्शन में दो तरह का जुरिस्डिक्शन आ गया, एक पिक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन एंड अनदर इज टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। अभी आप जो बताए ये टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। अब आ जाएगा कि पिक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन, हम कितना का क्लेम करें, कौन कोर्ट में फाइल करें। जैसे मेरा करोड़ों का क्लेम है तो कौन कोर्ट में जाएंगे, अगर मेरा 10,000 का क्लेम है तो हम कौन कोर्ट में जाएंगे। ऐसा नहीं कि हर कोर्ट हर कोई मामला देखेगा, उसके लिए वो लिमिटेशंस दिया हुआ है। जो अभी स्पेशल, जो अभी अभी लेटेस्ट जो है उसमें जैसे है कि 7 लाख तक मुंसिफ पास यानी लोअर जुडिशियल ऑफिसर के पास फाइल होगा, और मोर देन 7 लाख जहां होगा वो सब जज में आ जाएगा। ये जुरिस्डिक्शन है सब जज का इन्फिनिटी, उनका कोई लिमिट नहीं है। लेकिन फिर डिस्ट्रिक्ट जज में जब चले जाएंगे तो लेकिन वहां लिमिटेशन है, वहां डिस्ट्रिक्ट जज 25 लाख तक ही अपील सुन सकते हैं। If it is more than 25 lakhs, then you have to approach before the Honorable High Court. वहां फर्स्ट अपील होगा, जैसे शूट फाइल हुआ, ट्रायल कोर्ट हुआ, फर्स्ट अपीलेट कोर्ट हुआ, फिर सेकंड अपीलेट कोर्ट हुआ, एंड लास्ट इज सुप्रीम कोर्ट। लेकिन कुछ कुछ क्षेत्र में जैसे ट्रायल कोर्ट के बाद ही सीधा हम अगर हाई कोर्ट में चले गए ड्यू टू पिक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन, तब हमारा फर्स्ट अपील हो जाएगा हाई कोर्ट, सेकंड अपील हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट। वहां फिर कोई और ऑप्शन नहीं है, सुप्रीम कोर्ट इज द लास्ट। तो ये जुरिस्डिक्शन के मामले में ये रखना होगा दिमाग में कि जुरिस्डिक्शन कैसे हम डिटरमिन करें। आप क्रिमिनल साइड में अगर आ जाएंगे तो क्रिमिनल में थाना वाइज होता है। माय लर्नेड कॉलीग इज वेरी वेल नोन दैट फैक्ट्स कि कैसे कैसे थाना वाइज केस उसी तरह डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये भी जानना जरूरी है, हम जानते ही नहीं है कहाँ फाइल करना है, क्या करना है। ऑल्दो सीजीएम जैसे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो गया, above all the judicial magistrate is headed by chief judicial magistrate। लेकिन चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का भी दायरे हैं कि वो शहरी क्षेत्र में जैसे यहाँ है शहरी क्षेत्र का देखते हैं, फिर उसमें भी थाना वाइज उसको बांट देता है, वो भेज देते हैं वहाँ। तो ये जुरिस्डिक्शन पॉइंट बहुत जरूरी है एक एज ए लॉयर, जब आप प्रैक्टिस में आओगे तो तब उसमें बहुत जरूरी है ये सब जानना। कॉज ऑफ एक्शन के बाद आता है, हम लोग आ जाते हैं रिलीज।
रिलीफ जो है ये है पूरा केस का निचोड़ जिसको हम लोग बोलते हैं, या माने पूरा फैक्ट्स पढ़ने के बाद हमको क्या लेना है, कोर्ट से कौन सा हम अनुतोष का मांग करें। रिलीफ मतलब होता है अनुतोष। अनुतोष का मांग क्या करें हम, कि क्या मेरा केस है, जैसे हम देख रहे हैं कि अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट है, इन दैट केस इजेक्टमेंट होगा। अगर हमारा टेनेंट है देन इविक्शन सूट होगा, तो इविक्शन का हम रिलीफ मांगेंगे। फिर कोई डैमेज का केस है तो हम रियलाइजेशन ऑफ द डैमेज कॉम्पेंसेशन। फिर अगर किसी को एग्रीमेंट के तहत पैसा दिए, थोड़ा देर के मान लेते हैं जैसे हम पैसा दिए वो पैसा नहीं लौटा रहा है, देन इट विल बी कम्स विद इन द कैटेगरी ऑफ मनी सूट। उसमें हो जाएगा रिलीफ क्या, रियलाइजेशन ऑफ द मनी। अब इसमें एंसिलरी फिर आ जाता है, एंसिलरी और कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ। एंसिलरी नहीं बोलते हम लोग, बोलते हैं कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ। कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ क्या होता है, जैसे मेन सूट हम फाइल किए, ठीक है भाई मेरा टाइटल डिक्लेयर कर दिया जाए, मैं इसका मालिक हूँ, सब कुछ है। अगर उसमें कोई ऐसा आदमी जो बैठा हुआ है जिसके जो अनऑथराइज्ड पर्सन है, उनको उनके खिलाफ हम इंजंक्शन का यानी निषेधाज्ञा का मांग कर सकते हैं, वो सेकंड ऑप्शन हो गया, सेकंड अनुतोष हो जाएगा, या वो मेन रिलीफ के बाद होता है, इसीलिए उसको कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ बोलते हैं। ठीक है, तो कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ में जैसे इंजंक्शन मैटर हो गया, बहुत तरह का है, जो नेचर ऑफ जो केस है उस पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद आ जाता है फिर सबसे इंपॉर्टेंट कोर्ट फी, सूट वैल्यूएशन एंड कोर्ट फी। तो सूट वैल्यूएशन एंड कोर्ट फी एक्ट के तहत देखना होगा कि सूट वैल्यूएशन हम कैसे करेंगे। जैसे कुछ कुछ चीज है जिसका वैल्यूएशन नहीं दिया जा सकता है, जैसे हम जब डिक्लेरेशन मांग रहे हैं कि लेट मी कोर्ट को पास हम रिलीफ मांग रहे हैं कि हमको डिक्लेयर किया जाए कि हम फलाना का पत्नी है या फलाना का हस्बैंड है, इसका तो कोई वैल्यूएशन नहीं हो सकता है। देन हाउ विल डिड्यूस द वैल्यूएशन। उसमें एक इमेजिनरी वैल्यू दिखाया जाता है, दैट मे बी डिपेंड्स अपॉन द प्लेंटिफ एंड इट इज प्रेरोगेटिव ऑफ द प्लेंटिफ कि वो कैसे कितना वैल्यूएशन लगाए। पहले तो बहुत नॉमिनल लगाया जाता था, 50 रुपया, 10 रुपया, 5 रुपया, कुछ भी लगाया जाता है, क्योंकि उसका कोई वैल्यूएशन नहीं होता है। अब मिनिमम जैसे हो गया अभी 1000, तो 1000 देना पड़ता है। तो ये हो गया वैल्यूएशन। अब है कोर्ट फी। कोर्ट फी में जब हम आएंगे, क्योंकि ये सारा प्लेन लिखते वक्त ये सारा चीज एक साथ आएगा, हम एक भी चीज छोड़ नहीं सकते, नहीं तो मेरा कंप्लीट नहीं होगा ड्राफ्टिंग। अब कोर्ट फी में जब आएंगे तो कोर्ट फी में है क्या कि एक होता है डिक्लेरेटरी सूट। डिक्लेरेटरी सूट मतलब हमारा कोई कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ नहीं है, जैसे इंजंक्शन का मांग नहीं की है, डैमेज का मांग नहीं किए हैं, सिंपली डिक्लेरेशन मांग रहे हैं कि हमको डिक्लेयर कर दिया जाए कि मैं इस जमीन का हकदार हूँ। ओके, टाइटल सूट, जो अभी ओरिजिनल सूट आ गया, अभी टाइटल लिखा नहीं जाता है इसमें। लेकिन आपका जो फिक्स कोर्ट फी होता है, एज पर कोर्ट फी है, फिक्स कोर्ट फी ये हो गया। लेकिन अगर मान लेते कि हम कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ मांग रहे हैं, जैसे ओके, जैसे इंजंक्शन वगैरह क्या हम मांग किए हैं, तो इंजंक्शन में क्या होता है कि उसमें आपको वैल्यूएशन देना पड़ेगा, एक अलग वैल्यूएशन। लेकिन उस क्षेत्र में जब हम पहला जो हमारा अनुतोष या रिलीफ जो है, दैट इज फॉर डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल, इंटरेस्ट एंड पोजेशन, उस समय क्या करना पड़ेगा, हमको फुल कोर्ट फी देना पड़ेगा। यानी वो जमीन का जो वैल्यू है, वैल्यू मीन्स नॉट मार्केट वैल्यू, ये भी हम आएंगे कि कोई भी जमीन का हम जो एसेस करते हैं, वैल्यूएशन एसेस करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ फाइलिंग एन इशू, यानी केस फाइल करने के लिए, तब ऐसा नहीं कि हमको मार्केट वैल्यू दिखाना है, हम एक रीजनेबल वैल्यू दिखाएंगे। अब है क्या, जब कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ का हम डिमांड करते हैं, तब मेन रिलीफ का जो वैल्यूएशन दे रहे हैं, फिर इंजंक्शन या जो कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ का वैल्यूएशन हो रहा है, सब मिला के हमको एड वैलोरम कोर्ट फी देना पड़ता है उस समय। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यानी तब वो फिक्स कोर्ट फी नहीं चलेगा। जैसे अभी फिक्स कोर्ट फी बहुत पहले जब हम लोग प्रैक्टिस ज्वाइन किए थे, उस समय 29.75 था, 29 रुपया 75 पैसा था। सब्सिक्वेंटली इन 1991 इट हैज बीन एक्सटेंडेड टू 250। 250 होने के बाद अभी जो हुआ है, अभी मिनिमम आपको 1000 रुपया कोर्ट फी देना होगा, चाहे कोई भी अमाउंट हो, कुछ भी हो, कुछ भी वैल्यूएशन हो। लेकिन जब कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ मांग करेंगे, तब हमारा वो पूरा जमीन का जो वैल्यू होता है,
वो जमीन का वैल्यू के साथ साथ कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ का जो वैल्यू है सब मिला के एड वैल्यूम कोड भी देना पड़ता है। ये बहुत जरूरी है जानना। अब है कि जब हम लोग लास्ट जहां हम लोग एक पैराग्राफ लिखते हैं, जैसे फॉर द पर्पस ऑफ कोर्ट फी एंड ज्यूरिसडिक्शन, ये जो पैराग्राफ लिखते हैं उसमें ज्यूरिसडिक्शन के समय अभी जो नियम हो गया कि आपको थाना भी लिखना होगा, आपका प्रॉपर थाना मेंशन करना होगा, पहले नहीं करना पड़ता था। तो ये बहुत जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट थिंग्स है। नाउ एक और मैटर है कि ये सारे होने के बाद जब रिलीफ भी हो गया, रिलीफ के बाद हम लोग आते हैं शेड्यूल यानी अनुसूची जिसको बोलते हैं, कि हम तो सारा केस बताया कि ये है, ये मेरा जमीन यहाँ पर था, ये जमीन में इस तरह का डिस्प्यूट हो रहा है, तो लास्ट में वो निचोड़ देना शेड्यूल में देना पड़ेगा वो डिटेल। जहां तक जमीन का केस है, अगर मेरा रियलाइजेशन ऑफ मानी का है, देन हम लोग कंप्यूट करते हैं जो फिगर कि इस पर्पस में इतना पैसा मिलना है, इस पर्पस में, वो सारा शेड्यूल में देना पड़ता है। शेड्यूल बिना नहीं होगा शूट, एक्सेप्ट फॉर डिक्लेरेशन दैट पर्सन इज नो मोर अलाइव। जैसे होता है ना एविडेंस एक्ट का 108 में है कि हमको डिक्लेरेशन लेना पड़ता है कोर्ट से। अगर किसी आदमी के बारे में उलझाता है, उसका बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है, तब उसमें है क्या कि इट विल बी डीम्ड दैट ही इज डेड आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 7 years। 7 साल जब बीत जाता है तब। अब ये सवाल आएगा 7 साल कब बीतेगा, 7 साल कब से काउंट होगा? जब से हम इंफॉर्मेशन देंगे तब से 7 साल इंतजार करना पड़ेगा। देयर आफ्टर यू में फाइल ए सूट फॉर डिक्लेरेशन कि फलाना आदमी को डेट डिक्लेयर किया जाए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें वैल्यूएशन क्या देंगे, तब उसमें वैल्यूएशन हम लोग को इमेजिनरी कुछ भी एक वैल्यू देते हैं, सूट फाइल करते हैं फिक्स कोर्ट फी देकर। तो ये सारा स्टेप बाय स्टेप जहां तक प्लेन की बात है। अब जुरिस्डिक्शन पॉइंट में हमने जैसे बताया कि जुरिस्डिक्शन अब है कि थोड़ा देर के लिए हम आ जाते हैं कि जो एगेंस्ट पार्टी है यानी प्रतिवादी यानी डिफेंडेंट, वो आए तो उन्होंने बताया कि नहीं जुरिस्डिक्शन गलत दिया है, पिक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन में नहीं आएंगे क्योंकि ये चीज का वैल्यू बहुत ज्यादा है जो कि इस कोर्ट के दायरे में नहीं आता है। वो ऑब्जेक्शन अगर इस तरह का फाइल होता है उसको कैसे कोर्ट डिसाइड करेंगे? इन ऑर्डर टू गो इनटू द रेगुलर ट्रायल, कोर्ट ने तब फिक्स कर देता है, वो एक इशू फ्रेम कर देता है, दैट इज कॉल्ड प्रिलिमिनरी इशू। ये केवल जुरिस्डिक्शन पॉइंट पर होता है। और स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, अगर स्टैट्यूटरी बार्ड है कुछ, जैसे हम बता रहे हैं थोड़ा देर के लिए, जैसे सीएनटी एक्ट है यहाँ, छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट, जितना सर्वे होता है रिकॉर्ड ऑफ राइट्स प्रिपेयर होता है सारा फॉलोड बाय सीएनटी एक्ट। ठीक है, अगर हम लगा कि हमको रिकॉर्ड ऑफ राइट्स जो बन गया दूसरे का नाम से बन गया है, तो उसके लिए प्रावधान छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट में है, सेक्शन 83 है, 87 है, 89 है, ये प्रावधान है। नाउ यू कैनॉट शिफ्ट टू सिविल कोर्ट फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड ऑफ राइट व्हेन देयर इज ए स्पेसिफिक प्रोविजन। तो ये स्टैट्यूटरी बार हो गया। सीएनटी में 258 में जो है उसमें स्टैट्यूटरी बार है कि सिविल कोर्ट में आप नहीं जा सकते हैं, व्हिच इज डील्स ओनली विद सीएनटी एक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2 पॉइंट पर प्रतिवादी ने ये ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं जब सूट में अपियर करेंगे। एक जुरिस्डिक्शन पॉइंट पर, आइदर इट इज पिक्यूनियरी और व्हाटएवर इट में भी, और एक है जो स्टैट्यूटरी। स्टैट्यूटरी मतलब अगर किसी हमको दूसरे कोर्ट में फाइल करना है, हम इस कोर्ट में आ गए, तो वो स्टैट्यूटरी पार्ट है। उस समय ये प्रिलिमिनरी इशू के तहत कोर्ट ने डिसाइड करेंगे, और प्रिलिमिनरी इशू में जब करेंगे वो फ्रेम करेंगे आफ्टर फाइलिंग ऑफ द डब्ल्यूएस, वो फ्रेम करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल इशू फ्रेम करके उसमें से प्रिलिमिनरी इशू जैसे पॉइंट ऑफ लॉ, जैसे लिमिटेशन, शूट अगर लिमिटेशन में पार्ट है, शूट कोई स्टैट्यूटरी प्रोविजन से पार्ट है या पिक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन में पार्ट है, तो वो एक इशू फ्रेम होगा, दैट इशू विल बी ट्राइड फर्स्ट। उसमें एविडेंस होगा जो भी है, अगर एविडेंस लेना है एविडेंस, अगर स्टैट्यूटरी प्रोविजन है तब तो एविडेंस का जरूरत नहीं होता है, then there is no question of adducing as evidence. Court will simply sit or go through the statutes and find what's the provisions is there. जो हम बताया कि सीएनटी केस में जैसे 258 में सिविल कोर्ट बार है,
तो वो सूट चलेगा नहीं, एट द थ्रेशोल्ड वो सूट डिसमिस होगा। इशूज डील होता है ऑर्डर 14 में, लेकिन प्रिलिमिनरी इशू जब होगा ऑर्डर 14 में, पहले इशू सेटल हो जाएगा, फिर प्रिलिमिनरी इशू तो पहले कोर्ट उसको डिसाइड करेंगे, तब जाके अगर प्रिलिमिनरी इशू में डिसाइड हुआ कि नहीं ये जो ऑब्जेक्शन रेज हुआ इट इज नॉट मेंटेनेबल, देन रेगुलर कोर्स में सूट आगे बढ़ेगा, अदरवाइज सूट विल बी डिसमिस्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये सारे चीज लेकिन हमको तब दिमाग में रखना होगा जब हम प्लेन ड्राफ्ट कर रहे हैं। इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं ये सारा चीज जो आ रहा है, तो जब एक लॉयर ड्राफ्टिंग करने बैठते हैं तो उनको ये सारा चीज दिमाग में रखना होगा।